हम यहाँ पर फिर से आ गए हैं एमसीक्यूज की तरफ, और यहाँ पर कुछ चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर फिर आपके सामने हाजिर है। और आशा और उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे, और पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा व्याख्यात्मक प्रश्नों को हल करके हम आपको बेहतर तरीके से समझाएं। तो आते हैं यहाँ पर सीधे हम क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। असत्य पूछा है, ध्यान रखे रहेगा। ए ऑप्शन है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। बी ऑप्शन है भारत यात्रा के दौरान उसने ये पुस्तक लिखी थी। सी ऑप्शन है प्लिनी एक रोमन इतिहासकार था। और डी ऑप्शन है इस पुस्तक में कुल 37 अध्याय। ये इतने आपसे पूछे गए हैं। यानी पहला ऑप्शन है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है, दूसरा है भारत यात्रा के दौरान उसने पुस्तक लिखी थी, तीसरा है प्लिनी एक रोमन इतिहासकार था, और चौथा है डी ऑप्शन है इस पुस्तक में कुल 37 अध्याय। तो यहां क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहां हम लोग जरा सा समझते हैं। यहां देखे हम लोग समझते हैं चीजों को। अच्छा, विकल्प नहीं है, आइए इधर, यही इसका निराकरण हो जाएगा। चले, तो यहां हम व्याख्या करें। देखिए नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है, बिल्कुल सत्य है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा था, ये 78 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। भारत यात्रा के दौरान उसने पुस्तक लिखी थी, ये गलत है। उसने कभी भारत यात्रा ही नहीं किया था, ये गलत है। ठीक, प्लिनी एक रोमन इतिहासकार था, बिल्कुल सत्य है। प्लिनी क्या था, एक रोमन इतिहासकार था। इस पुस्तक में कुल 37 अध्याय है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी डी ऑप्शन भी सही है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है आपसे। तो यही बी ऑप्शन यही सही होगा आपका। ठीक है, यही ऑप्शन सही है कि उसने भारत यात्रा के दौरान पुस्तक लिखने वाली जो बात है गलत है, वो कभी भारत आया नहीं था। ठीक, तो 16 का बी सही हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखें, आपसे पूछा है किस ग्रंथ को जैन धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैन रिलीजन, ये पूछा है आपसे। यानी जैन धर्म का विश्वकोश कौन से ग्रंथ को कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में आइए, यहां दिया है पूर्व। ठीक है, ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, यहां पहले ऑप्शन पर आइए। ऑप्शन में ए दिया है पूर्व, बी दिया है आगम, और सी दिया है कल्पसूत्र, और डी दिया है परिशिष्ट प्रबंध। देखिए पूर्व क्या है, पूर्व क्या है, जैनियों का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, जैनियों का प्राचीनतम ग्रंथ या साहित्य इसको कहते हैं, प्राचीनतम ग्रंथ। ठीक है, इसको पूर्व कहा जाता है, और इसकी संख्या कितनी है, 14 थी। ठीक है, आगम, जैन साहित्य को ही आगम कहते हैं, जैन साहित्य को ही आगम कहते हैं। ठीक है, और ये प्राकृत भाषा में प्रारंभ में लिखे गए थे, यानी ये सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद सी कल्पसूत्र, कल्पसूत्र यही सही है। कल्पसूत्र को ही जैन धर्म का क्या कहा जाता है, जैन धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, इसको विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैनियों के जो प्रारंभिक जैन संत है उनकी जीवनी मिलती है, और जैन धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। तो यही जैन धर्म का क्या है, विश्वकोश है। ठीक है, परिशिष्ट प्रबंध किसने लिखा था, हेमचंद्र ने लिखा है, हेमचंद्र ने। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है।
मौर्य वंश की। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है, 17 का सी ऑप्शन आपका सही है, कल्पसूत्र। ठीक है, चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। आपसे पूछा है कल्हड़ की रास तरंगिणी को कल्हड़ के बाद किसने आगे बढ़ाया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कल्हड़ की रास तरंगिणी को कल्हड़ के बाद किसने आगे बढ़ाया। जोनराज एवं श्रीवर दिया है, बिल्हड़ एवं रवि कीर्ति दिया है, सोमदेव सूरी एवं हेमचंद्र दिया है, जोनराज एवं मम्मट है। यानी ये ऑप्शन में जोनराज एवं श्रीवर है, बी में है बिल्हड़ और रवि कीर्ति, सी में सोमदेव सूरी एवं हेमचंद्र और डी में जोनराज एवं मम्मट दिया है। तो यहां पर देखें पहला ऑप्शन ही आपका सही है। जोनराज और श्रीवर ने जो कल्हड़ की रास तरंगिणी है उसकी किसके दौर में आगे बढ़ाया था, किसके दौर में, जैन उल आबेदीन, जैन उल आबेदीन इसी के समय आगे बढ़ाया था। ठीक है, इसने जैनालंका नामक एक कृत्रिम झील बनवाया था। साथ ही साथ इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। इस पे गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, जजिया पर प्रतिबंध लगाया था, और जो ब्राह्मण कश्मीर को छोड़कर चले गए थे उनको पुनः उनकी वापसी कराई थी, घर वापसी कराई थी। तो ये काम जैनुल आबेदीन ने किया था। बिल्हड़ में विक्रमांक देव चरित्र लिखा है और रवि कीर्ति ने एहोल प्रशस्ति लिखा है, तो इनसे कोई लेना देना नहीं। सोमदेव सूरी ने कथा सहित सागर लिखा है और हेमचंद ने परिशिष्ट पर्वन लिखा है। ठीक है, और जोनराज और मम्मट से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस क्लासिकल ग्रीको रोमन लेखक ने कहा था कि वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वे झूठे लोगों की जमात है। डाइमेकस उस सूची में पहला स्थान है, मेगास्थनीज का दूसरा नंबर आता है, जबकि आनेसिक्रेटस तथा नियार्कस उस प्रकार के अन्य लोग हैं जो हकलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है नेट के लिए, ध्यान रखकर रहेगा। नेट और टीजीटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, टीजीटी में भी आ सकता है, एलटी ग्रेड और जीआईसी में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो किस क्लासिकल ग्रीको रोमन लेखक ने कहा था कि वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वह झूठे लोगों की जमात है, मतलब एक समूह है। डाइमेकस सूची में पहले स्थान पर है, मेगास्थनीज का नंबर दूसरा है, जबकि आनेसिक्रेटस तथा नियार्कस उसी प्रकार के अन्य लोग हैं जो हकलाते हुए कुछ सही शब्द बोलते हैं। देखें यहां विकल्प पर आए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग भूलिएगा मत। जस्टिन का ये कथन नहीं है, जस्टिन ने एपिटोम लिखा है और इसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा है, मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है, डाकुओं का गिरोह कहा है। स्ट्रैबो ने यह उल्लेख किया है, इसने पैरेलल लाइन और द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर लिखा था, तो इसी ने उल्लेख किया है। ठीक है, इसी ने उल्लेख किया है कि ये जो लोग हैं वो एक झूठे लोगों की जमात है, जिसमें डाइमेकस पहले स्थान पर आता है, मेगास्थनीज दूसरे नंबर पर आता है। एरियन ने कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया है, एरियन ने भी इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा था, इसने इंडिका लिखा था। स्ट्रैबो ने पैरेलल लाइन लिखा है, पैरेलल लाइन, और दूसरा क्या लिखा है पुस्तक,
द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ये पुस्तक लिखा है। ठीक है। प्लूटार्क ने क्या लिखा था कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को राउंड डाला था। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 6 लाख की सेना लेकर, 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को राउंड डाला था, पूरे भारत को राउंड डाला था। ये आपसे स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यही बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आइए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किन शासकों के सिक्कों पर शिव का अंकन नहीं मिलता है? क्या पूछा है? किन शासकों के सिक्कों पर, यहां मुद्राएं पूछा है। ठीक है, शिव का अंकन नहीं मिलता है, ये पूछा है आपसे। तो ऑप्शन में हर्षवर्धन, शशांक, समुद्रगुप्त और विम कटफिसस पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हो गए। अब यहां देखें, यानी ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन है शशांक, सी है समुद्रगुप्त और डी है विम कटफिसस पूछा है आपसे। चले देखें, तो पहले यहां एक बात समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखें, हर्षवर्धन के सिक्कों पे शिव का अंकन मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो शैव धर्म को मानता था। शशांक खुद शिव का सबसे बड़ा भक्त था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था, बौद्धों का नरसंहारक इसको माना जाता है। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला है। ठीक है, सिक्कों पर भी कोई ऐसा नहीं मिला है, जैसे अश्वमेध प्रकार का सिक्का इसने चलाया था, वीणा वादन प्रकार का सिक्का चलाया था, जिससे पता चलता है कि संगीत का प्रेमी था। अश्वमेध प्रकार के सिक्के से यह पता चलता है क्या कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। परशु प्रकार का सिक्का चलाया था, लेकिन कोई ऐसी मुद्रा नहीं मिली जिसमें शिव का अंकन हो। ठीक है, विम कटफिसस ये शैव धर्म को मानता था, ये मानता था शैव धर्म को। इसके सिक्कों पर भी अंकन है। चले आ जाइए यहां, ये पूछा क्या है आपसे, अंकन किसका नहीं मिलता है, यानी शिव के। ए बी ए सी ए बी सी, कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपका सही होगा, समुद्रगुप्त का नहीं मिलता है ना, ये समुद्रगुप्त वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक, चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन नया मैंने अभी निकाला है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, कभी जल्दी पूछा नहीं गया है। किस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा विकसित लाट, मालव एवं गुर्जर देश के राजाओं का उल्लेख मिलता है? ये पूछा है आपसे, यानी किस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा विकसित लाट, मालव और गुर्जर देश के राजाओं का उल्लेख मिलता है? ठीक है, यहां आए विकल्प पे आ जाइए। ए दिया है बादामी अभिलेख, बी दिया है एहोल अभिलेख, सी दिया है पालम बावली अभिलेख और डी दिया है रे अभिलेख। चले आए यहां ऑप्शन पर, देखें बादामी अभिलेख उसका है ही नहीं, ये पुलकेशिन प्रथम का है, ये पुलकेशिन फर्स्ट का है, पुलकेशिन फर्स्ट ये उसका अभिलेख है। और दूसरा ये क्या है, इसके विजय अभियानों का जानकारी देता है। ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख। ठीक है, ये पहला अभिलेख है। तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। दूसरा क्या है, एहोल अभिलेख,
यही अभिलेख सही है। ये किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है, इसी में ये उल्लेख मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इसी में उल्लेख मिलता है। ठीक। तीसरा पालम बावली अभिलेख किसका है? किसका है? बलबन का अभिलेख है। ये बलबन का अभिलेख है। ठीक है, ये बलबन का अभिलेख है। और चौथा रे अभिलेख किसका है? मिनांडर का अभिलेख है। ये मिनांडर का अभिलेख है। और रे अभिलेख से पता चलता है, क्या पता चलता है कि मिनांडर के जो सिक्के थे वो भड़ौस तक चलते थे और इसका रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार भी था। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, एहोल अभिलेख। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। इसको लिखा था योगेश्वर पंडित ने लिखा था, इस अभिलेख को योगेश्वर पंडित। पालम बावली अभिलेख इन्होंने लिखा था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चले, भारत में खजूर का प्रचलन किनके आगमन के फलस्वरूप हुआ? देखिए, खाने पीने वाले चीज पर आ गए हम। भारत में खजूर का प्रचलन किनके आगमन के पश्चात हुआ, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन में देखिए, चले आइए ऑप्शन में। यहां दिया है, ए में दिया है तुर्क, देखे ए में दिया है तुर्क, बी में अरब, सी में यूनानी और डी में पुर्तगाली। यहां आ जाइए, तो तुर्क अपने साथ समोसा लाए थे, समोसा और जलेबी तुर्क लाए थे। ठीक है, आप लोग बड़े चाव से इसको खाते भी हैं। अरब क्या लाए थे? अरब खजूर लाए थे। जब 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध का विजय कर लिया, तो इसके बाद जब अरब आते हैं तो ये खजूर का प्रचलन यहीं से शुरू होता है। ठीक है, यूनानी ज्योतिष विद्या से संबंधित है, ज्योतिष विद्या से संबंधित है। पुर्तगाली क्या क्या लाए थे भाई? अमरूद, अमरूद हो गया, अनन्नास, अनन्नास, प्रेस, प्रेस से भी ये संबंधित है। ठीक है, नाशपाती, नाशपाती। इसके बाद और क्या हो गया? आलू भी इन्हीं का है। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ कौन सा आपको सही हो रहा है? बी ऑप्शन आपसे खजूर पूछ रहा है। तो खजूर किसके समय प्रचलन में आया था? अरबों के आने के बाद आया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इतिहास है, क्या है इतिहास भाई? देखे, स्वयं अतीत, अतीत विषयक वृत्तांत, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है, अतीत का पुनर्निर्धारण है। अब समझते हैं ये पूछ क्या रहा है। यहां ऑप्शन में देखे दिया है ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी डी, ए सी डी, ये 4 ऑप्शन है। चले यहां हम पहले समझते हैं, तब चीजें खुद स्पष्ट हो जाएंगे। यहां क्या पूछा है आपसे? इतिहास है पूछा है। चले, तो यहां पर इतिहास स्वयं अतीत है, यानी जो अतीत की घटनाएं होती है वही इतिहास कहलाती है ना। ठीक, और इतिहास क्या है? अतीत विषयक वृत्तांत, यानी इसके आधार पर जो कहानियां या जो घटनाएं घटित होती है, जिसके आधार पर विवरण लिखे जाते हैं, वो क्या होता है? वही इतिहास है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक अनवरत संवाद है, ये भी सही है। E.H. कार ने कहा था, E.H. कार ने ये कहा था। ठीक, व्हाट इज हिस्ट्री में अतीत का इतिहास क्या करता है? अतीत का पुनर्निर्धारण करता है कि फिर से गलतियां दोहराई न जा सके।
तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही। तो यहां देखिए कहां पर चारों ऑप्शन सही दिया है। आ जाइए यहां, देखिए चारों ऑप्शन कहां सही दिया है, यहां आइए। ए बी सी, अब बी में दिया है ए बी डी, सी में दिया है ए बी सी डी और डी में क्या दिया ए सी डी। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। डी, हाँ डी नहीं सही है, सी सही है। डी कहां सही होगा, चारों ऑप्शन सही है ना। तो ए बी सी डी ये सही है। चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पर आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इतिहास में जैसा वास्तव में था, यानी जो घटनाएं इतिहास में जैसा था वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए। यानी इतिहास में जो जैसा था उसको वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए। टिप्पणी किस इतिहासकार की है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ क्या पूछा था, इतिहास में जैसा वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए। टिप्पणी किस इतिहासकार की है, लॉर्ड एक्टन, क्रोचे, सी में है कोलिंगवुड और डी में दिया है लियोपोल्ड वान रांके। ए ऑप्शन में जाए। लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा है, इतिहास वह भविष्यवेत्ता है, इतिहास वह भविष्यवेत्ता है, भविष्यवेत्ता है जिसका मुंह पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है। ये किसका कथन है, लॉर्ड एक्टन। क्रोचे ने क्या कहा है, इतिहास क्या होता है, समसामयिक होता है, इतिहास समसामयिक होता है, इतिहास समसामयिक होता है, इतिहास क्या होता है, समसामयिक होता है। कॉलिंगवुड ने क्या लिखा है, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, विचारों का इतिहास है। ये आर.जी. कॉलिंगवुड ने कहा है और किस पुस्तक में कहा है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री में कहा है ये बात। लियोपोल्ड वान रांके जिन्होंने क्या कहा है, इतिहास में जैसा वास्तव में था वैसा ही इसे प्रस्तुत करना चाहिए, यानी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। पच्चीस दिया है, किन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था, पूछा है आपसे। किन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया है, यहां देखें, पहला है रामगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है पुलकेशिन प्रथम और चौथा है पुष्यमित्र शुंग दिया है। तो ऑप्शन ए में 1 है, 2 में यानी बी में 2 3 है और सी में 3 4 है और डी में 1 2 3 4 है। यहां आपसे क्या पूछा है, किन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था। देखे अब यहां व्याख्या कर लें। देखिए रामगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था, ये तो खुद कायर और निर्बल शासक था, तो ये कहां से अश्वमेध यज्ञ करेगा, विलासी आदमी था। है समुद्रगुप्त एक पराक्रमी शासक था, अश्वमेध पराक्रम इससे जारी सिक्का भी दिखाई देता है। पुलकेशिन प्रथम भी एक पराक्रमी शासक था, बादामी अभिलेख से पता चलता है कि इसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग की भी जानकारी हमें धनदेव के अध्याय अभिलेख से पता चलता है कि इसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अश्वमेध प्रकार के जो सिक्के थे इससे पता चलता है अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया था, प्रकार का सिक्का। ठीक है, इसके बादामी अभिलेख से पता चलता है, बादामी अभिलेख से पता चलता है। और इसका धनदेव का जो है अध्यावलेख है, अयोध्या अभिलेख, ये धनदेव का था। किसका था, धनदेव का।
इससे पता चलता है। ठीक है, तो यहां देखे ये दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, यानी दूसरा तीसरा चौथा इसमें ऑप्शन होगा। ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले, यहाँ क्या पूछा आपसे, किसने नहीं किया है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ देखें नीचे नीचे आइए, यहाँ क्या किया है आपसे, ए में दिया है केवल 1, बी में दिया है 2 3, सी में 3 4 और डी में 1 2 3 4। तो एक पहला ऑप्शन सही होगा ना। नहीं पूछा है भाई, यहां आपसे पूछा है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सही है। रामगुप्त ने नहीं किया था। ठीक है, चले, चाहे लोग अपना शासन प्रशासन चला ले, वही बड़ी बात है। 26 देखिए, किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी है? मनु और याज्ञवल्क्य, नारद और पराशर, कात्यायन एवं पराशर, नारद और मनु। तो मनु जहां होंगे उसको तो काफी, तो मनु तो बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो नारद और पराशर ही सही है। नारद और पराशर ने ही क्या किया है, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता दिया है कि विधवाओं का भी पुनर्विवाह होना चाहिए, ऐसी उन्होंने मान्यता दिया है। चले, तो यहां पर हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इतिहास के इसी तरीके के कुछ चुनिंदा श्रृंखला को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, और देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन और बेहतर मैं बना सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आपको, थैंक यू।